या हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स में न्यू टैक्स रिजीम की। जैसा हम जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम अप्लाई हो चुका है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो क्या है ये न्यू टैक्स रिजीम और इसमें क्या फर्क पड़ेगा हमारी कैलकुलेशन पे, उस पे आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें तो यस, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और बहुत बड़ा नहीं, छोटा क्वेश्चन इसका एक आ सकता है जिसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन देके आपसे टैक्स कैलकुलेट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, तो चलिए मेरे साथ और ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, राइट आपने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े होंगे, फिर आपने क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शंस, एडवांस टैक्स, टीडीएस, ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो क्या ये सारी चीजें हमारे काम आने वाली है या नहीं। तो आंसर इज यस, ये सारी चीजें आपके काम आएगी, ओल्ड रिजीम में भी और न्यू रिजीम में भी, दोनों रिजीम में ये आपके काम आएगी। बट न्यू रिजीम में इस रेगुलर स्कीम के जो प्रोविजंस थे उनमें से कुछ बेनिफिट्स हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या सर हमें इस पे नुकसान हो गया? देखिए, फायदा नुकसान आप नहीं कह सकते जब तक आप इसको पूरा समझेंगे नहीं। ठीक है, पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि ये ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम क्यों लाई गई या इसमें फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो रिजीम है ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। तो पहली बात तो आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि अगर कोई कंपनी है, फर्म है, तो उनके लिए इससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, उनसे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनके लिए टैक्स रिजीम नया नहीं है, उनके लिए तो एक ही है जो चल रहा है। ठीक है, हालांकि कंपनी में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं पर अब अभी हमारी चर्चा का विषय वो नहीं है। राइट, अब इंडिविजुअल एचयूएफ में क्या है देखिए सर, देखो दो लोग हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए की इनकम है 10 लाख रुपए और मिस्टर बी की इनकम है वो भी 10 लाख रुपए। राइट, तो दोनों की इनकम सेम है, पर क्या दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या इन्वेस्ट करना या नहीं करना, क्या ये सोच सेम हो सकती है? सर जरूरी नहीं है, हो सकता है सेम हो सकता है सेम ना हो। राइट, तो ओल्ड रिजिम में क्या था, हम ये मान लेते हैं कि मिस्टर ए ओल्ड रिजिम के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसमें यह बोला गया कि आप जितना अमाउंट कमाते हैं उसमें से हम आपको कुछ डिडक्शन दे देते हैं। ठीक है, कुछ एग्जम्पशन दे देते हैं और उसके हिसाब से मान लेते 2 लाख की इसको डिडक्शन मिल गई, तो ये आपकी आती है टोटल इनकम और इस पे हम टैक्स चार्ज करते हैं। राइट, ओके। जबकि न्यू स्कीम में क्या बोला गया कि एग्जम्पशंस, डिडक्शंस को हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। क्यों? तो उसके लिए पहले ये ओल्ड को पूरा समझिए। क्या होता था कि आपने जितना कमाया उसकी कैलकुलेशन करते टाइम पे हम आपको कुछ एग्जम्पशन देते हैं, मतलब छूट देते हैं। ठीक है, फिर कैलकुलेशन करने के बाद हम आपको डिडक्शन देते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जम्पशन फिर डिडक्शन, फिर जो बचता है उस पर आपसे टैक्स चार्ज करते हैं। हाल फिलहाल हम बात करें एक कॉमन, तो हमारी जो टैक्स रेट थी वो कुछ ऐसी थी कि 2.5 लाख तक हमारा कोई टैक्स नहीं था। ठीक है, फिर 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख के बीच में हम जो कमाते हैं उस पे हमारा टैक्स 5% था। 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख के बीच में जो हम कमाते हैं उस पे टैक्स 20% था और 10 लाख से ऊपर जो हम कमाते हैं उस पे टैक्स 30% था। तो ये हमारी ओल्ड स्कीम थी, मतलब इसमें हमें एग्जम्पशन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी और ये होती है स्लैब रेट। इसको क्या बोलते हैं? स्लैब रेट। इसके हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ेगा। राइट, अब आप जानते हैं कि हर साल हमारी उम्मीद गवर्नमेंट से यही रहती है कि कहीं आप टैक्स हमारा घटा दें। हम हर बजट में क्या चाहते हैं कि सर टैक्स घटा दो, टैक्स घटा दो। तो जब लोगों ने बार बार डिमांड करी टैक्स घटा दो, तो गवर्नमेंट कहती है कि देखो हम टैक्स तो नहीं घटा सकते क्योंकि देश कैसे चलेगा। हाँ, हम एक ऑप्शन जरूर बना देते हैं, नया ऑप्शन। हमने कहा कैसे? बोले आइए समझाते हैं कैसे। बोले देखो सर ऐसा है, हम आपकी टैक्स रेट बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं कि 2.5 लाख तक तो हम आपका कर देते हैं नील टैक्स। ध्यान से सुनिएगा, 2.5 लाख तक क्या कर देते हैं? नील टैक्स।
2,50,001 रुपए से लेके 5 लाख तक आपका कर देते हैं 5%। तो हमने कहा अभी भी तो यही हो रहा है, अभी भी तो यही हो रहा है। बोले नहीं, आगे सुनो आप। 5,01,000 से लेके 7,50,000 तक आपका टैक्स कर देते हैं 10%। अब यहां ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि पहले अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में जो इनकम हुआ करती थी उस पर 20% था, पर अभी कितना कर दिया? 10% नई स्कीम में। 7,50,001 से लेके 10 लाख के बीच में जो इनकम है उस पर कर दिया 15%। इस पे भी पहले कितना था? 20%। तो अभी कितने में आ गया? 15 में आ गया। फिर कहा कि 10 लाख से लेके 12,50,000 तक जो इनकम है उस पर कर दिया 20%। इस पे पहले 30% लगा करता था, पर अभी कितना कर दिया? 20%। 12,50,001 से लेके 15 लाख तक जो इनकम है उस पे कर दिया 25%। तो इस पे भी 30 लगता था, इस पे भी 25 कर दिया। और अबो 15 लाख क्या कर दिया? 30%। तो बेसिक जो डिफरेंस आया आपके टैक्स में वो कहां पे आया? तो सर जो बेसिक डिफरेंस आया वो तो आया यहां से यहां तक, राइट? कि सर पहले यहां पे एड होक, पहले यहां से यहां पे भी, इसमें भी डिफरेंस आ गया ना, कि पहले सर यहां पे एड होक 20% और 30% लगा करता था, पर अभी 10, 15, 20, 25 ऐसे लगेगा। तो ये हमें बेनिफिट दिया गया। अब सोचो सर अगर गवर्नमेंट ऐसे बेनिफिट दे देगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो? सबका ही टैक्स कम हो गया ना। फिर जो भी 15 लाख तक की इनकम वाले हैं उनका तो सबका टैक्स कम हो गया, तो गवर्नमेंट को बहुत लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जनता को बेवकूफ कैसे बनाए, ठीक है, कि कैसे ऐसा कुछ किया जाए कि जनता भी खुश हो जाए और हमारा भी बहुत नुकसान ना हो, राइट? तो उन्होंने कहा चलो जी हम आपके लिए ये टैक्स रेट लगा रहे हैं, बट ये टैक्स रेट लेने की कुछ शर्त है हमारी। समझना बात को। क्या बोला? कि ये टैक्स रेट लेने की हमारी कुछ कंडीशंस है। हमने कहा बताओ सर। बोला अगर आप ये टैक्स रेट लेना चाहते हो तो आपको ये वाली जो एग्जम्पशन डिडक्शंस हम देते थे वो छोड़नी पड़ेगी, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। मतलब दोनों चीजें नहीं मिलेगी, आप एग्जम्पशन भी ले लिया, डिडक्शन भी ले लिया और फिर स्लैब रेट में भी फायदा ले लो, वो नहीं होगा। अगर सस्ती स्लैब रेट चाहिए तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी, और अगर महंगी स्लैब रेट चाहिए तो ठीक है एग्जम्पशन डिडक्शन दे देंगे। समझ रहे बात को? तो ऐसे गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया। अब लॉन्च किया तो सर मेरी चॉइस अलग हो सकती है, मैं चाहता हूं कि सर मुझे तो एग्जम्पशन डिडक्शन दे दो, आप पुरानी रेट से ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं जी मुझे नई रेट से देना है, तो इसको बिल्कुल क्या किया गया? ऑप्शनल किया गया कि ठीक है चॉइस, इट्स योर चॉइस। सेक्शन 115 BAC बनाया गया और बोला गया आपकी चॉइस है, आप चाहो तो ये ले लो और चाहो तो पुरानी स्कीम चलने दो। तो एट प्रेजेंट जो बाय डिफॉल्ट होता ना, जैसे हमारे मोबाइल में कहीं सेटिंग बाय डिफॉल्ट होती है, वो बाय डिफॉल्ट क्या रखा गया? ओल्ड स्कीम को, कि अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आपकी टैक्स कैलकुलेशन किससे की जाएगी? ओल्ड स्कीम से। बट अगर आप बोलेंगे कि मुझे न्यू में जाना है तो रिटर्न भरते टाइम पे यस नो पूछा जाएगा कि क्या आप 115 BAC लेना चाहते हैं, तो आपको वहां पे यस करना पड़ेगा और साथ में एक फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, जो ऑप्ट करने का और ऑप्ट आउट करने का होता है, ठीक है। तो चलो वो एक अलग मैटर है, वो प्रोसीजरल पार्ट में आ गया, अभी उसमें नहीं जा रहे। तो ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई ऐसे कहता है मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, मैं तो सिर्फ वेबसाइट पे जाता हूँ रिटर्न भर देता हूँ, तो वो ओल्ड स्कीम में लेता है आपकी रिटर्न, ठीक है, वो न्यू में नहीं लेता। न्यू में जाने के लिए आपको वहां पे क्लिक करना पड़ेगा यस, कि मैं 115 BAC में जाना चाहता हूँ, यस, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है। हालांकि अब जो 2023-24 प्रीवियस ईयर 23-24 जो आएगा, प्रीवियस ईयर 2023-24 आएगा, अभी हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2022-23 की, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, 22-23 तक स्थिति क्या है कि बाय डिफॉल्ट ओल्ड स्कीम एप्लीकेबल है और न्यू में जाना चाहते हो तो ऑप्शन है और आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। 2023-24 से जो कि बजट आया था 2023 का, उसमें गवर्नमेंट ने चेंज किया, उन्होंने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया कि इसको तो कर दिया डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट किसको कर दिया? न्यू स्कीम को, कि 23-24 से अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके ऊपर न्यू स्कीम चलेगी।
अगर आपको ओल्ड लेना है तो आपको स्पेशली बोलना पड़ेगा कि मैं ओल्ड स्कीम लेना चाहता हूं। समझ गए? तो ये ऑप्शन चेंज कर दिया है, पर ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। जो आईटीआर फाइल करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं सीए सीए में, उनके लिए, प्रैक्टिसिंग लोग हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। समझ गए? तो 22-23 में ओल्ड स्कीम डिफॉल्ट है, नई ऑप्शनल है, और 23-24 में न्यू डिफॉल्ट हो जाएगी और ओल्ड ऑप्शनल हो जाएगी। समझ गए बात को? यस। अब सर क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि अगर आप एग्जम्पशन डिडक्शन, आप बोलोगे कि सर ये फायदेमंद है या नुकसान है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते आप। इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करती है। प्लस आपकी इनकम क्या क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, उन सब की कैलकुलेशन करने के बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि ये स्कीम आपके लिए फायदेमंद है क्या। किसी के लिए ये फायदेमंद हो सकती है, किसी के लिए ये फायदेमंद ना हो, ऐसा हो सकता है। तो एड हो कि कहना कि अच्छी है बुरी है, गलत होगा, राइट। हालांकि प्रीवियस ईयर 23-24 से ये जो रेट है ये भी बदल गई है। मैं फिर बता दूं, यहाँ पे भी रेट्स में भी चेंज हुआ है, ठीक है। 3-3 लाख का ब्रेकेट आ गया, 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख पे 5%, 6 लाख से 9 लाख पे 10%, 9 लाख से 12 लाख पे, इस तरीके से आ गया है। पर अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम अभी प्रीवियस ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके डन। तो अभी फिलहाल यही रेट है, ये 23-24 वाला एक बार हटा दीजिए, ठीक है। तो अब सर क्या हुआ तो सर आपको बोला कि पुरानी स्कीम में आप नॉर्मली अपनी इनकम कैलकुलेट कर लीजिए और नॉर्मल उसमें डिडक्शन ले लीजिए, जो टैक्स इनकम बचे उस पे इस रेट से टैक्स दे दीजिए, ओके। बट अगर आप न्यू स्कीम में जाते हैं तो आपको कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशन छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद आप ये रेट लगा सकते हैं। तो ये है बेसिक फंडामेंटल। समझ में आई बात? समझ कि ओल्ड स्कीम में क्या करना और न्यू स्कीम में क्या करना ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? टैक्स लगाने का तरीका सेम है, सिर्फ रेट चेंज है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक बचा यहां पे। वो डिफरेंस क्या हुआ मैं बता देता हूं। वो डिफरेंस ये है सर कि आपको, वो डिफरेंस ये है कि आपको ये करना पड़ेगा कि कौन सी एग्जम्पशन और डिडक्शन मुझे न्यू स्कीम में छोड़नी पड़ेगी, वो याद रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें इनकम दे रखी है, एग्जम्पशन डिडक्शन दे रखी है। अब आपको बोले न्यू स्कीम ले तो और ना ले तो आपको पता होना चाहिए कि लेंगे तो ये डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी और नहीं लेंगे तो ये मिलेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मेन पॉइंट क्या बचता है यहाँ पे कि कौन कौन सी एग्जम्पशन डिडक्शन हमें छोड़नी है। तो आइए देखते हैं एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर ये स्कीम सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, ये ध्यान रखना है। तो फर्म का, कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। टैक्स रेट आपको यहाँ पे दे रखी है, 2.5 लाख तक नील है, उसके बाद 5%, ठीक है, 10%, 15, 20, 25, 30, मतलब 2.5 लाख रुपए बढ़ते जाएंगे और 5% रेट बढ़ती जाएगी। ये आपको बता दिया है, ठीक है। ये बिल्कुल एक्ट की लैंग्वेज अपन ने ली है। अब यहां पे देखिए कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो देखिए। तो उसमें क्या लिखा है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए जी, क्लॉज 5 में, क्लॉज 13A में, क्लॉज 14 में, ठीक है, क्लॉज 17 में, क्लॉज 32 में, सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 के जो सब सेक्शन है, जैसे सेक्शन 10 सब सेक्शन क्लॉज 5, 13A, 14, 17 और 32, ये आप नहीं ले सकते। इसके अलावा अब ये तो बहुत सारे हैं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसमें से। इसके अलावा हम बात करें तो सेक्शन 23 आप नहीं ले सकते, ठीक है। इसका मतलब सेक्शन 23 ना ले सकने का मतलब क्या है वो थोड़ा मैं समझा देता हूं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख का जो हम, ध्यान से सुनिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख का जो हम लॉस कवर करते हैं ना, सेल्फ 2 लाख का जो लॉस, इंटरेस्ट का लॉस हम कवर करते हैं, वो आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मेन पॉइंट एक ये है। उसके अलावा लिखा गया 32(1)(2)(a). 32(1)(2)(a) का मतलब है एडिशनल डेप्रिसिएशन, समझ गए। तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ पे सेक्शन की लैंग्वेज लिखी है तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट का जो लॉस है वो नहीं ले पाएंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन आप नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा 32AD ये तो अभी कोई काम का है नहीं।
33AB जो टी कॉफी एंड रबड़ स्कीम है वो आप नहीं ले पाएंगे। 33ABA मतलब साइट रीस्टोरेशन फंड की जो आप छूट लेते थे, अमाउंट इन्वेस्टेड और 20%, वो आप नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा जो सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च की आप छूट लेते थे वो आप नहीं ले पाएंगे। सेक्शन 35AD में स्पेसिफाइड बिजनेस की जो आप छूट लेते हैं वो आप नहीं ले पाएंगे। सेक्शन 35CCC, सेक्शन 35CCC में जो आप स्किल डेवलपमेंट और रूरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उनकी छूट आप नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा सर सेक्शन 57 में जो आपको छूट मिलती है वो आप खर्चे की जो छूट है वो आप वहां पे नहीं ले पाएंगे। प्लस चैप्टर 6A का मतलब है जो डिडक्शन आप लेते हैं ना, ATC, ATD, ATDD, वो आप डिडक्शंस नहीं ले पाएंगे। मतलब जो ATC से U तक की डिडक्शंस हैं वो आप नहीं ले सकते। उनमें सिर्फ 2 सेक्शन आप ले सकते हैं, एक तो CCD किसका है, NPS का है, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा ATJJAA जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है, जो एडिशनल वर्कर एम्प्लॉयमेंट वाला है वो आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो डिडक्शन हम पढ़ते हैं ना ATC से लेके U, उनमें से कुछ नहीं लेना, सिर्फ इस 2 को छोड़ के। अब सोचो कि जब न्यू स्कीम पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो जाएगी या फिर एग्जाम में न्यू स्कीम का क्वेश्चन दे दे, इसका मतलब डिडक्शन तो आपसे पूछ नहीं सकता एग्जामिनर। भाई मुझे एक बात बताइए, अगर एग्जामिनर को बड़ा क्वेश्चन पूछना है, उसने आपको बोला कि साहब ये डिडक्शन है LIC में, DD इसमें डाला, उसमें डाला, ठीक है, और न्यू स्कीम लगाइए, तो न्यू स्कीम में तो आप बोलोगे भैया ये इनकम डिडक्शन देनी नहीं है, बात खत्म। तो इसलिए नई स्कीम के क्वेश्चन आने के चांसेस फिलहाल कम है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो कैलकुलेशन तो सारी खत्म हो जाएगी, एग्जम्पशन देना नहीं, डिडक्शन देना नहीं, तो सीधा करना है, राइट। ऐसे ही सैलरी में भी ध्यान दीजिएगा, मैंने ऊपर यहाँ पे बताया है कि सैलरी में जो है ना ये 1013A ये HRA का है, तो HRA की जो छूट मिलती है वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो आपको अलाउंसेज एग्जम्प्ट होते थे, एग्जम्प्टेड अलाउंसेज, ठीक है, वो नहीं मिलेंगे, तो ये और ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सैलरी में तो अलाउंसेस की छूट नहीं मिलेगी, HRA की छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा सेज में अगर आप ऑपरेट करते हैं तो सेज का जो प्रॉफिट एग्जम्प्ट होता है वो नहीं होगा। HP में सेक्शन 24 में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड की छूट नहीं मिलेगी। BNP में आपको टी कॉफी रबर बोर्ड, एडिशनल एप्रिसिएशन, साइट रिस्टोरेशन फंड, स्पेसिफाइड बिजनेस और ये जो रूरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह जो है इनकी छूट नहीं मिलेगी। और डिडक्शन वाले चैप्टर में इनमें ATCCD और JJAA के अलावा कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे बोला गया है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बोला गया है कि सर विदाउट सेट ऑफ का मतलब ये है कि सर ऐसा समझिए कि पिछले साल, ध्यान से सुनिएगा, पिछले साल मेरी ओल्ड स्कीम थी, ठीक है, इस साल मेरी न्यू स्कीम है। तो पिछले साल जब मेरी ओल्ड स्कीम थी तो ये जो सेक्शन आपने मुझे मना किए, क्या इनकी वजह से मेरा लॉस हो सकता है पिछले साल का? पिछले साल मेरी ओल्ड स्कीम थी, वहां तक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलाउड थी ना, तो उस साल का मेरा लॉस हो सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, यस। या फिर पिछले साल तो मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अलाउड था, तो उसकी वजह से भी मुझे पिछले साल का लॉस हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि लास्ट ईयर में इन वजह से कोई लॉस हुआ था आपका, तो वो भी इस ईयर में अलाउेबल नहीं है, समझ गए। नई स्कीम लेने के बाद वो पुराना लॉस जो था वो भी लैप्स हो जाएगा। पर ध्यान रहे, हर सिचुएशन में नहीं, सिर्फ इस सिचुएशन में कि वो जो पुराना लॉस है वो किस वजह से हुआ हो, वो इन सेक्शंस की वजह से हुआ हो जो कि अब अलाउेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वाले सेक्शन इस साल तो अलाउड नहीं है, पर इनकी वजह से अगर पास्ट का लॉस है तो वो भी सेट ऑफ करने के लिए अलाउेबल नहीं है, ठीक है, ओके। सर इसके अलावा नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये सारा इसी के बारे में लिखा हुआ है, लीजिए। तो मेन चीज ये है, देखो मैंने बता दिया, मेन चीज इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको प्रैक्टिकली आपको ध्यान देने की इसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट और छोटा सा मैं बता देता हूं कि सर मेरा सवाल यह है कि एक बार मैंने नई स्कीम ले ली, अगले साल जाता हूं कि पुरानी स्कीम ले लूं, फिर अगले साल चाहता हूं फिर नई स्कीम ले लूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो उसका भी जवाब सुन लीजिए कि अगर आप एक बार नई स्कीम में चले जाते हैं तो आप उससे बाहर तो आ सकते हैं, पर कंडीशन क्या है कि आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आप नई स्कीम में चले गए तो फिर वापस पुरानी स्कीम में आने का ऑप्शन नहीं है।
क्या लिखा है देखिए, वंस एक्सरसाइज फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन बी विड्रॉन ओनली वंस फॉर द प्रीवियस ईयर अदर देन इन ईयर एक्सरसाइज, द पर्सन शैल बी नेवर एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट वेयर सच पर्सन सीजेस टू हैव द इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन इन केस ऑफ। तो अब बीएनपी में आप चले गए तो बाद में दिक्कत आएगी आपको, और अगर नॉर्मल है सैलरी वाले हो तो कितनी बार भी लो अडॉप्ट करो वापस छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसा आपको करने का मौका मिलेगा ही नहीं, गवर्नमेंट आने वाले टाइम में पुरानी स्कीम हटाई देगी। ठीक है, इस साल तो क्या कर दिया था, नई को डिफॉल्ट पुरानी को ऑप्शनल कर दिया, अगले साल पुरानी को हटा ही देंगे धीरे धीरे ये। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपके लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि सर बिजनेसमैन है तो नई स्कीम पुरानी स्कीम में बार बार चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, एक बार आप चले गए एक बार ऑप्ट आउट कर सकते हो बस, फिर ऑप्ट आउट कर लिया तो फिर वापस नहीं जा सकते, एक सिंगल चांस है वहां पे। पर सैलरी में आप कितनी बार भी जाइए आइए कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो ये है, तो ये आपको ध्यान देना है, रेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अभी आपके क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि सर ये मेरी इनकम है तो नई स्कीम से टैक्स बताओ, तो ये लगा दीजिए। ठीक है, पर ध्यान रखना वहां पे इन सेक्शंस में छूट नहीं देनी है, क्योंकि अगर नई स्कीम लेनी है तो कुछ फायदों को छोड़ना पड़ेगा। राइट, चलिए, तो आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।